हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 6। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 6 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल से समझने के लिए, और एग्जाम में बेटा क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी यूनिट नहीं छोड़ना है। आपकी सिलेबस में बेटा टोटल 9 यूनिट है, और आज हम लोग इस 6 यूनिट को वन शॉट में खत्म कर देंगे। टॉपिक का नाम है कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट एंड कॉजी। तो पहले अपना आने वाला 40 मिनट अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? सिर्फ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बात करेंगे। आ जाओ मेरे साथ फटाफट। सर व्हाट इज द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बेटा एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो मेरे और शाम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे और शाम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर बाहर अभी 2 घंटा के अंदर बारिश होगा, अगर 2 घंटा के अंदर बारिश होगा तो मैं शाम को 5,000 रुपए देने वाला हूं। अगर बारिश हुआ 2 घंटा के अंदर तो मैं शाम को 5,000 रुपया देने वाला हूं। तो एक चीज समझो, यहाँ पे बारिश होना या ना होना एक इवेंट है बेटा। बारिश होना या ना होना एक इवेंट है जो डिसाइड करेगा कि मेरे को शाम को पैसा देना है कि नहीं देना है। जो डिसाइड करेगा मेरे को शाम को पैसा देना है कि नहीं देना है। अगर बारिश हुआ तो मैं शाम को दूंगा पैसा, अगर बारिश हुआ तो नहीं दूंगा। इसका मतलब बेटा पहला बात, यहाँ पे मैंने कुछ शाम को सामान बेचा नहीं जिसके लिए वो मेरे को पैसा दे रहा है। नहीं, ऐसा थोड़ी था कि मैं शाम को कार दे रहा हूं उसके बदले में मेरे को पैसा दे रहा है। ना बाबा ना। अगर वो होता तो बेटा वो एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता। क्या होता बेटा? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। बट ये बेटा एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? एक कंटिंजेंट। मेरे और शाम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक तीसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, और वो तीसरा इवेंट बेटा कंट्रोलेबल नहीं है, ना मेरे हाथ में ना श्याम के हाथ में। तो एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जो दोनों के कंट्रोल में नहीं है, और इवेंट को लेके अगर बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो इवेंट है बेटा वो उसका कोलैटरल इवेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोलैटरल। मेरे और शाम के बीच में जो इवेंट हुआ दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर इवेंट विच इज अ ऑकरेंस ऑफ रेन और नॉट। तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट को बेटा बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको बोलता है कि आप जो है जब आप मर जाओगे तब आपको 5 लाख रुपया देंगे। तो यहाँ पे 5 लाख रुपया देना या ना देना डिपेंड करेगा बेटा एक इवेंट पे। वो इवेंट बेटा जो है वो जो इवेंट है वो है कोलैटरल इवेंट, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर और एक एग्जांपल दीजिए ना, देता हूं बेटा। मान लो मैंने शाम को बोला श्याम अगर 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से जो शिप इंडिया में आ रहा है, अगर वो 1 साल के अंदर आ गया तो मैं तेरे को 2 करोड़ रुपया दे दूंगा। कितना करोड़? 2 करोड़। तो यहाँ पे मेरे को शाम को पैसा देना डिपेंड कर रहा है कि वो शिप आएगा कि नहीं आएगा। तो वो जो इवेंट है बेटा वो है कोलैटरल इवेंट, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मेरे और शाम के बीच में दैट इज विच कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज विच कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या लिखा है, अब कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना या ना करना, पैसा दूंगा या नहीं दूंगा, यस और नो। इफ सम इवेंट जैसे बारिश रेन कोलैटरल टू सच इवेंट डज और डज नॉट हैपन, अगर बारिश हुआ तो दूंगा, अगर बारिश नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। तो उन इवेंट्स को बेटा बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। याद रखना, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेटा बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जितने भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स है, गारंटी के या इंश्योरेंस के, वो सारे हैं बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो एग्जांपल देखते हैं बेटा। ए ने बी को बोला कि अगर तेरा घर जल जाता है मैं तेरे को 10,000 रुपया दूंगा। तो यहाँ पे ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि भैया जो घर का जलने का बात है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था दोनों के बीच में, यस और नो। वो कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था। घर अगर जला तो मिलेगा, नहीं जला तो नहीं मिलेगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा उसको बोलेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना। तो इसका ए का लायबिलिटी तभी आएगा, ए का लायबिलिटी बेटा तभी आएगा जब घर जल जाएगा, यस और नो। ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कोलैटरल इवेंट, ओनली ऑन द हैपनिंग। यहाँ पे हैपनिंग का बोला था ना कि घर अगर जल जाएगा तब। इसको उल्टा कर दो। ए बी को बोला कि अगर 5 दिन के अंदर तेरा घर नहीं जला, 5 दिन के अंदर अगर तेरा घर नहीं जला तो मैं तेरे को 10,000 रुपया दे दूंगा। 5 दिन के अगर 5 दिन के अंदर अगर तेरा घर नहीं जला मैं तेरे को 10,000 रुपया दे दूंगा। अब आप एक बात समझो, 5 दिन के अंदर अगर घर नहीं जला, 5 दिन के अंदर अगर घर नहीं जला तब ना पैसा देगा। तो यहाँ पे बेटा नॉन हैपनिंग पे, हैपनिंग पे नहीं है, नॉन हैपनिंग पे, नॉन हैपनिंग पे।
तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हैपनिंग पे ही हो, नॉन हैपनिंग पे भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला शाम 2 घंटा के अंदर अगर बारिश नहीं हुआ तो मैं तेरे को 5,000 रुपया दे दूंगा, तो यहाँ पे बारिश होने पे नहीं है, बारिश नहीं होने पे है। तो कंटिजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हैपनिंग पे भी हो सकता है या नॉन हैपनिंग पे भी हो सकता है उस कोलैटरल इवेंट के। तो कोलैटरल इवेंट हैपन भी हो सकता है, नॉन हैपन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पार्टीज पे कि पार्टीज ने जो शर्त लगाई है वो हैपनिंग पे लगाई है, नॉन हैपनिंग पे लगाई है। आई होप आप लोगों को कंटिजेंट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो आओ हम लोग इसके एसेंशियल फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बात बेटा, कंटिजेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब डिपेंडेंट ऑन समथिंग, यस और नो, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग और सम इवेंट इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में वो घटना घटती है या फ्यूचर में वो घटना नहीं घटती है उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। तो पहला बात कंटिजेंसी होना चाहिए उसमें। क्या बोला? कंटिजेंसी होना चाहिए। जैसे ए ने बी को बोला कि 5,000 रुपया दूंगा अगर अगले महीने की 1 तारीख को बेटा क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे एक कंटिजेंट इवेंट बारिश है, बारिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट जो माना जाएगा वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो पहला पॉइंट बोला कंटिजेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिजेंसी। दूसरा, कंटिजेंसी अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन मतलब सर बारिश का होना है ना होना एक अनसर्टेन इवेंट है। कोई चीज अगर सर्टेन है बेटा, कुछ चीज अगर सर्टेन है तो वो कंटिजेंट नहीं माना जाता है। कंटिजेंट बेटा एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। अगर वो सर्टेन ही है तब वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी सर्टेन और बाउंड टू हैपन। जब मेरे को पता है वो हो गई तब क्यों मैं पैसा का शर्त लगाऊंगा भाई? नहीं लगाऊंगा, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं। तो कंटिजेंट बेटा हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। बारिश का होना है ना होना एक अनसर्टेन इवेंट है तो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आएगा। नेक्स्ट, इवेंट कोलैटरल होना चाहिए। इवेंट क्या होना चाहिए? कोलैटरल। मतलब वो हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखो परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा शाम को पैसा देना एक अलग ही इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही नहीं है। परफॉर्मेंस रिलेटेड कब होता है? जब शाम को मेरे को गाड़ी बेचना था, मैं उसको पैसा दूंगा, तो वो परफॉर्मेंस रिलेटेड हुआ, वो कंटिजेंट नहीं हुआ। बट मेरा शाम को मेरा शाम को पैसा देना एक तीसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इवेंट हमेशा कोलैटरल होना चाहिए, कोलैटरल होना चाहिए, परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बेटा, कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। कंटिजेंट बेटा, कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ mere will of the promiser. It should not just depend upon the willingness of the promiser. It can be an addition to it. बेटा क्या लिखा समझो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। contingent event should not be a mere will of the promiser. It should not just depend upon the willingness of the promiser. It can be an addition to it. मान लो promiser promisee दो पार्टी है। मैंने शाम को वादा किया, क्या किया? शाम को वादा किया क्या कि भाई शाम बारिश होगा, अगर बारिश होगा तो मैं तेरे को 5,000 रुपया दूंगा। तो पहला बात है, मेरा कोई इच्छा नहीं होना था कि बारिश होने से मेरे को फायदा होता है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इवेंट ऐसा होना चाहिए जो हमसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये इवेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवेंट शुड नॉट बी इन रिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मैं चाहता हूं बारिश हो, अलग बात है, लेकिन इस पे मेरा कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए, ना हमारे परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, ना हमारे परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। याद रखना इस चीज को। चलो अभी कुछ रूल्स पढ़ेंगे बेटा। रूल्स क्या पढ़ेंगे समझो ध्यान से। मैं आपको बहुत ही आसानी से रूल समझा देता हूं बेटा, रूल समझा देता हूं। टोटल आपको यहाँ पे बेटा 5 से 6 रूल्स मिलने वाले, ठीक है, 5 से 6 रूल्स मिलने वाले हैं और इतना आसानी से आपको रूल्स क्लियर कर दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। देखो पहला, अगर कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेटा हुआ है कोई इवेंट के हैपनिंग पे, कोई इवेंट के हैपनिंग पे, तो एक चीज समझो ध्यान से, अगर वो इवेंट हो गया, अगर वो इवेंट हो गया तब तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। जैसे बारिश का होना पे लगा था, बारिश होगा तो अगर बारिश हो गया बेटा तब तो वो इन्फोर्सेबल है, तब वो हमसे 5,000 रुपया ले लेगा। लेकिन अगर मान लो बारिश का होना, बारिश हुआ ही नहीं बेटा, तब वो इवेंट वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। जैसे मैंने शाम को बोला शाम शिप आएगी तो मैं तेरे को 2 करोड़ दे दूंगा, और शिप डूब गई, तो शिप डूबने से पता चल गया कि वो इवेंट अब इम्पॉसिबल है, अब तो शिप आएगा ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो आप एक चीज समझना, अगर हैपनिंग पे लगा है, कुछ के होने पे, शिप के आने पे, या बारिश के होने पे, शिप के आने पे, तो अगर वो इवेंट होता ही नहीं है या फिर इवेंट होना इम्पॉसिबल हो गया, अब आपको समझ में आ गया, तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देना। क्या कर देना? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देना।
तब प्रोमिसर जो है बेटा, प्रोमिसर जो है वो पैसा नहीं देने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इवेंट के होने पे लगा था और इवेंट का होना भी इम्पॉसिबल हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब वॉइड है। याद रखना इस चीज को। जैसे देखो, रवि कॉन्ट्रैक्ट टू पे नितिन अ सम ऑफ मनी व्हेन नितिन मैरीज अनीता। रवि ने बोला नितिन को कि नितिन अगर तू अनीता से शादी कर लेगा तो मैं तेरे को 10 लाख रुपया दूंगा, लेकिन बेचारी अनीता मर जाती है। तब इसका मतलब समझ में आ गया कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड है, क्योंकि अब इम्पॉसिबल है। यस और नो? मरी अनीता से तो शादी नहीं ना करेगा वो। तो उस केस में बेटा अगर हैपनिंग पे लगा था, शादी होने पे, शादी होने पे, बट अब अनीता नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और दिया हुआ है, मोहित ने कॉन्ट्रैक्ट किया शिव से कि वो घोड़ा बेचेगा शिव को एक स्पेसिफाइड प्राइस में, अगर अजय जो है टू हुम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाय हिम। तो अब एक चीज समझो, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अंटिल एंड अजय रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स। अगर अजय मेरे को मना कर देता है, मैं मोहित हूं, मेरे को अगर अजय मना कर देता है, मैंने बोला सुन सुन शिव, पहले बात तीन पार्टी सुनो, मोहित है, शिव और अजय। मोहित है, शिव है और अजय है। वापस बोलो, मोहित है, शिव है और अजय। मोहित ने शिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मोहित ने शिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि देख भाई, कि देख भाई, देख भाई, देख भाई, सुन क्या होने वाला है, सुन। अगर अजय अगर अजय अगर अजय घोड़ा खरीदने से मना कर देता है, घोड़ा खरीदने से मना कर देता है, तो मैं तेरे को दे दूंगा। मैंने बोला शिव को कि देख भाई, अजय अगर घोड़ा खरीदने से मना कर देता है तो मैं तेरे को दे दूंगा घोड़ा। तो मैंने बोला शिव को कि देख भाई, अजय अगर मना करेगा तब मैं घोड़ा तेरे को बेचूंगा। तो पहला बात, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अब समझो, जब तक अजय मना नहीं करता, जब तक अजय मना नहीं करता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। जिस दिन अजय मना करेगा उसी दिन मैं शिव को बेचूंगा, राइट? तो यहाँ पे घोड़ा बेचने पे था, वो भी शिव के अजय के मना करने पे। बट जब तक अजय मना नहीं करेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ अंटिल एंड अनलेस अजय रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये याद रखना, जब तक अजय मना ना कर दे तब तक मैं शिव को नहीं बेच पाऊंगा। यस और नो? ठीक है। अब समझना रूल 2, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब समझो क्या हो रहा है। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब सर क्या हो गया, सर क्या हो गया, सर समझो ध्यान से। मैंने बोला सुन ले भाई, सुन ले, सुन ले, सुन ले श्याम, अगर वो शिप 1 साल के अंदर नहीं आती है, अगर वो शिप 1 साल के अंदर नहीं आएगी, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपया दे दूंगा। यहां पे अब हैपनिंग पे नहीं है बेटा, नॉन हैपनिंग पे, नॉन हैपनिंग पे। शिप वापस नहीं आना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। आप एक चीज बताओ, अब आप एक चीज बताओ, अगर वो नॉन हैपनिंग पे था, किस पे था बेटा? नॉन हैपनिंग पे। अगर शिप डूब गया 1 साल के अंदर, तो इसका मतलब श्योर हो गया कि शिप नहीं आने वाला है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो गया, क्योंकि मैंने श्याम को क्या बोला, श्याम 1 साल के अंदर शिप नहीं आना चाहिए, और वो बीच में डूब गया, तो ये तो प्रैक्टिकल अब शिप वापस आने वाला नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो आप एक चीज याद रखना, अगर नॉन हैपनिंग पे, किस पे बेटा? नॉन हैपनिंग पे, और अगर वो इवेंट फिर इम्पॉसिबल हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा ना? यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इन्फोर्सेबल हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन। अगर वो शिप नहीं आएगा, अगर वो शिप नहीं आएगा तो मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा। तो ये इन्फोर्सेबल होगा कब पता है बेटा? व्हेन हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। यस और नो? तो जब वो इवेंट क्या हो गया बेटा, उस 1 साल के अंदर इम्पॉसिबल हो गया, शिप तो डूब गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को सर श्याम को पैसा देना पड़ जाएगा। यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, है ना? चलो देखो क्या लिखा हुआ है। रोहित ने निखिल को बोला कि अगर वो शिप नहीं आया तो मैं तेरे को मान लो 2 करोड़ दे दूंगा। शिप डूब गया, तो यस डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो क्या हो जाएगा? इन्फोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर शिप वापस आ गया 1 साल के अंदर, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो अगर शिप आ गया तब तो 1 साल के अंदर, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड। लेकिन अगर शिप नहीं आता है, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल मान लिया जाएगा। तो आपको दोनों रूल समझ में आ गया। पहला रूल, अगर हैपनिंग पे है तो अगर हैपनिंग में वो इम्पॉसिबल हो जाता है तब तो वॉइड है, लेकिन अगर नॉन हैपनिंग में इम्पॉसिबल हो गया तब वैलिड है ना? जैसे मान लो मैंने श्याम को बोला, श्याम 1 साल के अंदर अगर शिप आ गया तब तेरे को 2 कर दूंगा, लेकिन उस समय वो इम्पॉसिबल हो गया, शिप डूब गया, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तब तो शिप आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने नॉन हैपनिंग पे बोला था कि शिप अगर नहीं आएगा
तब मैं तेरे को कितना दे दूंगा, 2 करोड़। और शिप बीच में डूब गया, शिप बीच में क्या हो गया, डूब गया, तब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा और इन्फोर्सेबल हो जाएगा। यस और नो। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 3 क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। मतलब क्या हुआ सर, इस बार कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा एक ऐसे कंडीशन पे लगा है जो कोई लिविंग पर्सन पे लगा है। किस पे लगा बेटा, लिविंग पर्सन पे लगा, लिविंग पर्सन पे लगा। अब ये क्या होगा सर, मैं बताता हूं, सुनो। पहले एक एग्जांपल देख लो आप, तब मैं प्रोविजंस पढ़ा देता हूं। देखो क्या लिखा है, ए बोला बी को कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपया दे दूंगा अगर तू सी से शादी कर लेता है। किससे शादी कर लेता है, सी से। लेकिन अब एक चीज समझो, ए ने बी को क्या बोला कि तुम अगर सी से शादी करोगे तब मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। लेकिन सी ने डी से शादी कर लिया, सी ने डी से शादी कर लिया, तो इसका मतलब अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वॉइड हो गया। क्या हो गया, वॉइड। इसको मैं थोड़ा देर बाद में समझा रहा हूं, बट पहले बेसिक सा चीज समझ लो। अगर कोई लिविंग पर्सन पे लगा है और लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कर दिया जिससे अब वो कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में आ गया इन्फोर्सेबल होगा ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्या हो गया, वॉइड। सर शादी का क्यों, कोई दूसरा एग्जाम्पल लो ना, दे रहा हूं, सुनो। मैंने शिव को बोला, शिव को श्याम मैं तेरे को 10 लाख रुपया दूंगा, मैं तेरे को 10 लाख रुपया दूंगा। क्या चीज का, शिव, मैं तेरे को 10 लाख का दूंगा अगर मान लो ये लैपटॉप मेरे को रवि सेल करेगा। तो अगर रवि मेरे को लैपटॉप सेल करेगा मैं तेरे को 10 लाख दे दूंगा। लेकिन पता क्या हुआ, रवि ने वो लैपटॉप किसी और को सेल कर दिया। तो उस लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कर देता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है कि वो परफॉर्म होगा ही नहीं बेटा, तो वॉइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी इस केस में जो मैंने ए बी और सी का एग्जाम्पल लिया, उसमें ए ने बी को बोला था पैसा देगा अगर सी जो है बी और सी का शादी हो जाता है। सी ने तो डी से शादी कर लिया, लेकिन फ्यूचर में ऐसा संभव जरूर हो सकता है कि मान लो डी जो है और सी जो, उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, सी और डी का बेटा डाइवोर्स हो जाता है और सी वापस बी से शादी करने के लिए हाँ कर दे, तब वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। बट वो आगे का बात है, वो आगे का बात है ना। फिलहाल के लिए तो वो अलग बात है, फिलहाल के लिए तो वॉइड है ना। तो बेटा यही चीज लिखा हो, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द फ्यूचर कंटिजेंट इवेंट consist of how a person will act in an unspecified time, that event shall consider to have become impossible। वो इवेंट इम्पॉसिबल मान लिया जाएगा अगर जो पर्सन जो कुछ ऐसा कर दे जिससे आगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेटा इम्पॉसिबल हो जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल 4, अगर टाइम का बात करें, किसका बात करें सर, टाइम का। अब तुम एक बात समझ, सुन, 2 पार्टी है बेटा, एक मोहित सर है और एक श्याम है। मोहित सर ने श्याम को बोला कि श्याम 1 ईयर के अंदर अंदर शिप रिटर्न कर गया तो मैं तेरे को 2 करोड़ दे दूंगा। यहां पे टाइम का बात हुआ तो 1 साल का। मोहित सर ने श्याम को बोला, श्याम अगर 1 साल के अंदर शिप आता है मैं तेरे को 2 करोड़ दे दूंगा। अब आप एक बात समझो, इस केस में दो केस में वॉइड हो सकता है, 2 केस में वॉइड हो सकता है। कैसे वॉइड होगा सर, या तो 1 साल के अंदर शिप डूब गया तब तो शिप आएगा नहीं, या फिर 1 साल के बाद शिप आया तो, यानी टाइम अगर खत्म हो गया तो, अगर टाइम खत्म हो गया तो 2 केस में वॉइड हो सकता है। या तो पहले से वो इम्पॉसिबल हो गया, या फिर बेटा जो टाइम था वो टाइम खत्म हो गया। यस और नो, टाइम खत्म हो गया तो उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वॉइड। यस और नो, देखो क्या लिखा है। और एक और मान लो, जैसे मान लो बेटा, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर मान लो बेटा, अगर मान लो 1 साल के अंदर अंदर अगर शिप वापस आ जाता है तब तो मेरे को शाम को 2 करोड़ देना ही है, इजंट इट। तब तो मेरे को शाम को देना ही है, कितना रुपया, 2 करोड़। देखो वॉइड कब मान लिया जाएगा बेटा, मैंने क्या बोला, वॉइड 2 केस में मान लिया जाएगा। कब, अगर वो इवेंट क्या हो गया बेटा, इम्पॉसिबल हो गया। यस और नो, अगर वो इवेंट क्या हो गया बेटा, इम्पॉसिबल, तब क्या मान लेना, वॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इन्फोर्सेबल कब होगा बेटा, इन्फोर्सेबल कब होगा, जब या तो वो इम्पॉसिबल हुआ नहीं है, यस और नो, इम्पॉसिबल हुआ नहीं, और अगर टाइम के अंदर अंदर अगर शिप वापस आ जाता है तब। तो बहुत लॉजिकल है बेटा, 1 साल के अंदर अगर शिप आ जाता है तो वैलिड है, 1 साल के बाद आता है तो वॉइड है, 1 साल के अंदर ही अगर डूब गया तो भी वॉइड है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बेटा टाइम का कंसेप्ट है, ये आपको रूल सारे याद रखने पड़ेंगे, याद रख लेना ये सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट आओ बेटा, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। मनीष बोला अमन को
कि अमन भाई मैं तेरे को 4,000 रुपया दूंगा अगर शिप रिटर्न नहीं करता है 1 साल के अंदर, यहाँ पे रिटर्न नहीं करता है। तो अब आप खुद समझो, अगर शिप बेटा रिटर्न नहीं किया 1 साल के अंदर या शिप जल गया, तो इसका मतलब श्योर है शिप रिटर्न करेगा नहीं। देखो यहाँ पे बेटा शिप जो है डूबने के कगार पे है या शिप जल गया बेटा, तो इसका मतलब शिप अब आएगा ही नहीं। और यहाँ पे बेटा डज नॉट रिटर्न का ही था, डज नॉट रिटर्न का ही था। तो कॉन्ट्रैक्ट खुद से सोचो इन्फोर्सेबल है कि वॉइड है? डेफिनेटली इन्फोर्सेबल है, राइट, डेफिनेटली इन्फोर्सेबल है। लेकिन अगर मैं रिटर्न पे लगा देता, रिटर्न पे, तो फिर वॉइड हो जाता है ना। तो सेम चीज उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बेटा और रूल है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोला? रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बहुत ही गंदा रूल है बेटा। अगर आप कोई इंपॉसिबल इवेंट पे कोई कंटिजेंट अग्रीमेंट करते हो, अगर कोई इंपॉसिबल इवेंट पे कंटिजेंट अग्रीमेंट करते हो बेटा, वो शुरुआत से ही वॉइड होता है। अब क्या है सर ये? अरे भाई ए ने बी को बोला 1 लाख रुपया दूंगा अगर सन जो है बेटा वो वेस्ट से निकलेगा अगले दिन। ऐसा हो सकता है क्या? सूरज उगता है पूरब की ओर से, यस और नो? सूरज उगता है पूरब की ओर से, राइट। तो पूरब मतलब होता है ईस्ट, बट ये तो गधा लोग ईस्ट की जगह वेस्ट लगा रहा है। ये सबको पता है बेटा, ये इंपॉसिबल इवेंट है, ये वॉइड है। ये इंपॉसिबल इवेंट है, ये वॉइड है। या फिर ए ने बोला बेटा बी को कि बी मैं तेरे को 2 लाख रुपया दूंगा या 1,000 रुपया दूंगा अगर तू तू जो है वो सी से शादी कर ले तो, या सी की डॉटर डी से शादी कर ले तो। अब यार डी ऑलरेडी मरी हुई है, तो डी जब मरी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बेटा। ये सब चीज याद रखना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से जब एंटर हो रहा है, एग्रीमेंट जब पहले से एंटर हो रहा है, उस समय वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है बेटा, तो वो वॉइड ही है, ये नो? या फिर सूरज का उगना, या फिर मैं बोलूं कि 5 करोड़ दूंगा मरे आदमी को जिंदा कर दो, ट्रेजर से मैजिक से ट्रेजर निकाल दो, ऐसा थोड़ी होता है। ये सब बेटा वॉइड। क्लियर हुआ मेरा बात? अच्छा अभी अपने पढ़ेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में। किसके बारे में? वेजरिंग। तो वेजरिंग मतलब आप लोग को पता ही है बेटा, बेटिंग। क्या होता है बेटा? बेटिंग। लेकिन देखो एक चीज समझो, कंटिजेंट और वेजरिंग में सबसे बड़ा फर्क मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं। देखो कंटिजेंट में ना, कंटिजेंट में कोई जरूरी नहीं है कि एक पार्टी जीतेगा दूसरा पार्टी हारेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मेरे और शाम के बीच में याद करो बारिश का सट्टा लगा था ना, बट वो वेजरिंग नहीं है, वो कंटिजेंट है। यहाँ पे पता है क्या होगा, या तो शाम को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं था। जो बेनिफिट होता है या नहीं होता वो शाम का होता, राइट। तो वो कंटिजेंट हो गया। मैंने बोला शाम वो शिप अगर आया तो तेरे को 2 करोड़ दूंगा। यहाँ पे तो मेरे को ऐसे भी कुछ मिल नहीं रहा है, या तो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, वो शाम का कुछ खोएगा नहीं, और अच्छा है अगर उसको मिल जाए तो। बट मेरे को कोई फायदा नहीं था कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन वेजरिंग में हमेशा क्या होगा, एक पार्टी जीतेगा दूसरा पार्टी हारेगा, ये सर नो। अगर मान लो मैंने शाम को बोला कि शाम 1 साल के अंदर अगर शिप नहीं आता है तो मैं तेरे को 5 करोड़ दूंगा। अगर 1 साल के अंदर शिप नहीं आता है तो 5 करोड़ दूंगा। और मान लो शिप जो है बेटा वो 1 साल के अंदर आ गया, तब तो मेरे को शाम को कुछ देने का जरूरत नहीं है। तो दोनों पार्टी का कोई ना जीता को ना कोई हारा। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में बेटा क्या होगा, एक पार्टी जीतेगा एक पार्टी हारेगा, जुआ सट्टा ये सब सारा बेटा क्या होता है, वेजरिंग। और लॉ में साफ साफ लिखा है बेटा, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर और वॉइड, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर और वॉइड। ये जो नोट्स है बेटा पीपीटी स्ट्रिक्टली आपके इंस्टीट्यूट के मैट से लिया गया। आप नीचे देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नोट्स है बेटा ये स्ट्रिक्टली आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लिया गया। इसमें पूरा का पूरा लैंग्वेज उनका ही है। तो ये बहुत ज्यादा इजी वे में पीपीटी रेडी किया हुआ है। तो ये पीपीटी आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दिया जाएगा। बट आप लोग कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। तो वेजरिंग में बेटा एक पार्टी जीतता है एक पार्टी हारता है, सट्टाबाजी है, वॉइड है। क्या है? वॉइड है, राइट। अब अपने पढ़ते हैं, देखो क्या पहला चीज देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो कि ए और बी में सट्टा लगा, अगर बारिश हुआ तो ए बी को 1,000 रुपया देगा। अगर बारिश हुआ तो ए जो है बेटा वो बी को कितना रुपया देगा, 1,000 रुपया देगा, राइट। अगर बारिश हुआ तो, और अगर बारिश नहीं हुआ बेटा तो बी ए को 1,000 रुपया देगा। तो इस केस में दोनों साइड से विन या लूज हो रहा है, तो एक पार्टी को तो पक्का 1,000 रुपया मिलेगा, राइट। तो एक पार्टी बेटा जीतेगा एक पार्टी हारेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिजेंट हो बेटा, ये वेजरिंग हो गया है ना। ये कंटिजेंट जो है बेटा वेजरिंग होगा, क्योंकि एक पार्टी या तो जीतेगा एक पार्टी हारेगा। आजकल आप देखते हो कि आईपीएल वगैरह में बहुत गंदा तरह से बेटिंग वगैरह होता है, इलीगल जुआ होता है। वो कंटिजेंट नहीं है बेटा, वो वेजरिंग है, वो सारे वॉइड है। इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो इलीगल भी है वो, ठीक है। तो अच्छा और एक चीज सुनना, अब बारिश होना या ना होना इस पे हम लोग को कोई फायदा है नुकसान? बारिश के कारण तो हमको कोई फायदा नहीं था, राइट, क्योंकि उसमें तो मॉनेटरी टर्म्स का था। तो उस इवेंट पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, उस इवेंट से हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो खाली पैसा से मतलब है। तो वेजरिंग में भी ध्यान रखना,
पार्टी को बेटा कोई उस इवेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको खाली अपने पैसे से मतलब है, राइट। अब मैं बोलूं इंडिया जीतेगा तो तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर इंडिया नहीं जीता तो तू मेरे को दे देना। तो यार हम लोग को मतलब पैसा से है, एक पार्टी जीतेगा एक पार्टी हारेगा, इंडिया के जीतने ना जीतने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस इवेंट में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पहला चीज, खाली एक ही चीज का इंटरेस्ट होगा, जीतने और पैसा का, विन और लूज का, बस। तो अगर मान लो मैंने बोला इंडिया के हारने पे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, तो उस केस में इंडिया अगर हार भी जाए मेरे को तो खुशी होगा ना। तो बट ध्यान रखना, मेरे समझाने का मतलब ये है बेटा कि इवेंट से हमें कोई डायरेक्टली मतलब नहीं है ना, इवेंट से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट खाली विनिंग और लूजिंग से। और ये अनसर्टेन होना चाहिए, राइट, अनसर्टेन होना चाहिए, राइट। तो इवेंट उसमें भी अनसर्टेन था, इसमें भी अनसर्टेन था, मगर फर्क क्या है, उसमें जो है हो सकता कोई एक पार्टी का इंटरेस्ट है, मगर इसमें दोनों पार्टी का इंटरेस्ट है, एक जीतेगा एक हारेगा। तो ये सारे बेटा डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैंने सब समझा दिया, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जैसे वेजरिंग बेटा रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे से वादा करता है, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल शायद नहीं होता है ना। वेजरिंग वाइड होता है बेटा, कंटिजेंट वैलिड होता है, चल जाता है ना। अच्छा यहाँ पे बेटा कोई कोलैटरल इवेंट होता है कंटिजेंट में, यस और नो, कंटिजेंट मैंने बोला ना कोलैटरल इवेंट होता है, और इसमें तो पैसा लेन देन का बात हो रहा है, इजंट इट। अच्छा ध्यान रखना, वेजरिंग अग्रीमेंट भी तो कंटिजेंट होता है ना, वेजरिंग अग्रीमेंट भी तो कंटिजेंट होता है, वो कोई और चीज पे डिपेंड कर रहा है, मगर कंटिजेंट वेजरिंग थोड़ी है, कंटिजेंट जो है वेजरिंग थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे कंटिजेंट वेजरिंग हो। आज मैंने बारिश वाला एग्जांपल लिया था, मेरा शाम का पहला एग्जांपल, वो कंटिजेंट था मगर बेटा वेजरिंग नहीं था, यस और नो, वो कंटिजेंट था मगर वेजरिंग नहीं था, राइट। अच्छा वेजरिंग में बेटा एक ऐसा गेम है जिसमें लूज और गेन मैटर करता है, बट यहाँ पे बेटा एक कोई गेम नहीं है बेटा, यस और नो, तो यहाँ पे लूजिंग गेनिंग डजंट मैटर, है ना। तो ये सारे बेटा डिफरेंसेस हो गए कंटिजेंट और वेजरिंग अग्रीमेंट के, राइट। ये सारे बेटा डिफरेंसेस हो गए कंटिजेंट और वेजरिंग के। ये चैप्टर बेटा बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, तो इसीलिए इस चैप्टर को मेरा टारगेट रहता है 35 से 40 मिनट में खत्म कर दूं। आप इस चैप्टर का प्रोविजंस रूल 1 से रूल 5 अच्छा से लर्न कर लेना, पहले बता दे रहा हूँ। रूल 1 से रूल 5 लर्न कर लोगे, उसके बाद आप लोग लर्न कर लोगे कंटिजेंट और वेजरिंग के डिफरेंसेस, और इसके बाद अब लास्ट पार्ट में मूव कर रहा हूं बेटा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में। किस में मूव कर रहा हूं? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में मूव कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, देखो पहला बात है सर, कॉजी का मतलब क्या होता है, लिखो। कॉजी का मतलब होता है सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट की तरह, कॉजी मतलब सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी मतलब सिमिलर टू, आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब समझना, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मेरा बात समझो, कोई एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, मगर ये काम कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही कर रहा है। मैं वापस बोलूं, एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, मगर काम किसकी तरह कर रहा है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह कर रहा है। जैसे एग्जांपल, मैं तुम्हारे घर आया और मैंने तुम्हारे घर आके अपना फोन छोड़ दिया गलती से, तो क्या मेरे और तुम्हारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले से कि मैं तेरे घर आऊंगा फोन भूलूंगा? नहीं ना। ये एक ऑटोमेटिक तेरा जिम्मेदारी बन जाता है कि तेरे को वो फोन वापस मेरे को रिटर्न कर देना चाहिए, राइट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं बेटा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। और इसका एक बेटा मकसद है, क्या मकसद है बेटा? नो मैन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। तू बेटा अमीर नहीं बन जाएगा मेरा नुकसान से, मेरा फोन लेके तू एक दिन में अंबानी नहीं बन जाएगा, मेरा फोन लेके तू एक दिन में अंबानी नहीं बन जाएगा, इट्स नॉट नो। तो इसीलिए बेटा नो वन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। कोर्ट जो है बेटा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को बेटा क्या बोलता है, क्यों लाया है? ताकि टू अवॉइड द अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ अ पार्टी इन डिस्प्यूट ओवर पेमेंट फॉर अ गुड और सर्विस। कोर्ट ने इसलिए लाया बेटा किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं हो जाए बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट होता है बेटा कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे नुकसान से तेरा भला नहीं होना चाहिए, यस और नो, मेरे नुकसान से तेरा भला नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉजी का मतलब ऑलमोस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है एपरेंटली, बट वो रियली में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम करेगा। रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, एपरेंट है, बट मगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था, मगर लॉ बोलता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, राइट। अब अपने यहाँ पे बेटा लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, 5 ऐसा केस है जहां पे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी भी आता है, केस स्टडी भी आता है। 68, 69, 70, 71, 72 बेटा पांचों केस स्टडी बेटा, पांचों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेक्शन 68 बोलता है सप्लाई ऑफ नेसेसरी। अगर मैंने तेरे को नेसेसरी सप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिक इंप्लाइड है बेटा, तेरे को नेसेसरी का पैसा मेरे को देना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं बेटा, मैं अगर किसी माइनर को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं,
उसको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जो मेजर हो जाएगा ना बेटा, ऑटोमेटिकली उसको मेरे को वो पैसा देना पड़ेगा। याद करो मैंने बताया था माइनर इज लायबल फॉर नेसेसरीज। तो वहां पे बेटा अगर माइनर को आप जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में मैंने किसी के आदमी जख्मी आदमी को हॉस्पिटल में लेके गया, उसका ट्रीटमेंट का पैसा मैंने 50,000 रुपया दिया, वो ऑटोमेटिक बेटा उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो नेसेसरी था उस समय के लिए। तो जब आदमी का एक्सीडेंट हो रहा था बेटा, तब उसने मेरे को नहीं बोला था या मैंने उसको नहीं बोला था कि आप मुझे पैसा रिम्बर्स कर देना, बट बेटा लॉ बोलता है ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उसका पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो सप्लाई ऑफ नेसेसरी में बेटा ऑटोमेटिक इंप्लाइड हो गया कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा सेक्शन 69 पेमेंट ऑफ लॉफुल डज बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट ऑफ लॉफुल ड्यूज बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट ऑफ लॉफुल ड्यूज बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब सर ये क्या है, मेरा बात समझना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल मैं तुम लोग को दे दूंगा, टेंशन वाला बात नहीं, देखो प्लीज। हाँ जैसे मैंने रणवीर से एक लैंड लिया, मैंने बेटा रणवीर से एक लैंड लिया और लैंड मैंने ओन कर लिया, मैंने खरीद लिया, ठीक है, मैंने ओन कर लिया। लेकिन अब समझना ध्यान से, रणवीर ने उस लैंड पे कुछ टैक्सेस वगैरह पे नहीं किए थे और रणवीर ने मेरे से बात छुपाई। अब रोज गवर्नमेंट की चिट्ठी आ रही है, मैं ओनर हूं तो मेरे पास चिट्ठी आ रहा है कि आप टैक्सेस पे कर दो वरना लैंड खाली करवा देंगे। तो अब लैंड से जो लीगल प्रोसीजर है उससे मुक्ति पाने के लिए मैंने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर दिए। अगर मैं टैक्सेस पे नहीं करता मैं लैंड यूज नहीं कर पाता। तो अब क्या होगा, एक बार मैं टैक्सेस पे कर दूंगा मगर बाद में उसका रिम्बर्समेंट रणवीर से ले सकता हूं। मैं भले ही रणवीर को बोला नहीं, लेकिन लॉ बोलता है कि आपको अगर कोई ऐसा ड्यू पेमेंट करना पड़ रहा है जो आपके लिए नेसेसरी था, जो किसी और को देना चाहिए, जो किसी और को देना चाहिए, उस केस में आप उसका पैसा देके सामने वाले से रिम्बर्समेंट ले लो। तो देखो क्या लिखा, रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड इन विच इज इंटरेस्टेड। मेरा इंटरेस्ट था लैंड में, मैंने उसका पैसा दिया, अब मैं उसका वापस से रिम्बर्समेंट ले सकता हूं, ठीक है। तो एसेंशियल्स पढ़ो, क्या ये इंपॉर्टेंट है बेटा। देयर मस्ट बी अ पर्सन हु इज बाउंड टू पे मेक अ पेमेंट बाय द लॉ। लॉ के हिसाब से इसका पेमेंट रणवीर को करना था, तो इंटरेस्टेड पर्सन बेटा रणवीर है, बट द पर्सन पेइंग मस्ट हिमसेल्फ नॉट बी बाउंड टू पे, राइट। लेकिन मैंने पे किया एंड आई वाज नॉट बाउंड टू पे, बाउंड टू पे रणवीर था बट मैंने पे किया। तो पहला कंडीशन, बाउंड टू पे कोई और होना चाहिए और पे कोई और कर रहा है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अनदर पर्सन इंटरेस्टेड नॉट बाउंड बाय लॉ। मैं अनदर पर्सन था, उस लैंड पे मेरा इंटरेस्ट था बट आई वाज नॉट बाउंड टू पे इन सच पेमेंट। मेरे को उस पेमेंट में इंटरेस्ट था, क्यों था, क्योंकि भैया मेरा लैंड था वो, तो मेरे को उसका छुटकारा चाहिए था, बट आई वाज नॉट बाउंड टू पे, राइट। तो ये दूसरा है। और उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट, पेमेंट मस्ट बी मेड बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट। मैंने पेमेंट किया अपने फायदे के लिए ताकि लैंड बेटा सिक्योर रहे। तो बोनाफाइड इंटेंशन था, मतलब बैड फेथ नहीं था, गुड फेथ का इंटेंशन था। तो ये सेक्शन 69 बोलता है बेटा, राइट। अब आ जाओ सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या बोलता है बेटा, पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ अ ग्रेटिचुअस एक्ट। बहुत बहुत ज्यादा इजी है, सुनना ध्यान से, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। प्लीज 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 पे अटेंशन बेटा, ध्यान से सुनना मेरा बात। देखो क्या बोल रहा हूं देखो क्या बोल रहा है, प्लीज पे अटेंशन। हाँ जैसे मान लो मैंने एक बेसिक्स एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया, एक जर्नल वगैरह सब्सक्राइब किया 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया। अब 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया मैंने, उसके बाद मेरा अग्रीमेंट था कि भैया मैं 1 ईयर तक इसको यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी मेरा 5-6 महीना बीत गया, रोज न्यूज़पेपर मेरे घर आ रहा है और मैं रोज उसको पढ़ रहा हूँ, जर्नल्स को पढ़ रहा हूँ, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ बेटा। अब आप एक चीज समझो, मैं यहाँ पे एक सर्विस यूज कर रहा हूँ, यस और नो, और अगर मैं वो सर्विस यूज कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मंथ्स के लिए, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, जबकि मेरे को तो क्या करना चाहिए था, मेरे को अपना सर्विस बंद करा देना चाहिए था, लेकिन मैंने वैसा किया नहीं। और मैं अब एक मुफ्त का एक्ट एंजॉय कर रहा हूँ, मुफ्त का एक्ट, लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो मुफ्त में देने वाले हैं। तो नाउ आई एम बाउंड टू पे द अमाउंट विच आई यूज फॉर एक्सेस मंथ्स। मेरे को उस 5 या 6 मंथ का पैसा उनको वापस देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है बेटा, पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन। वो न्यूज़पेपर वाले मेरे को न्यूज़पेपर दे रहे, वो लॉफुल है। डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉन ग्रेटिचुअसली, मेरे को उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवर किया नॉन ग्रेटिचुअसली, कोई फ्री में डिलीवर नहीं कर रहा, मेरा कुछ लगता थोड़ी है। अच्छा, लेटर मतलब मैं इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन और रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड। अगर मेरे को कोई बेनिफिट मिला उससे, तो मेरे को उस बेनिफिट को वापस रिस्टोर करना पड़ेगा उनको, राइट, कंपनसेशन देना पड़ेगा, इजंट इट। द थिंग मस्ट बी डन लॉफुली, और पर्सन जो बेटा उसने बेनिफिट लिया है, मैंने वो
न्यूज़पेपर का बेटा बेनिफिट लिया है। जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है, आप वाईफाई वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, आप वाईफाई वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उसके बाद आपका टर्म खत्म हो जाता है, फिर भी आप वाईफाई को यूज कर रहे हो, उस केस में बेटा आपको वाईफाई का कनेक्शन कटवा देना चाहिए, अदरवाइज आपने जितना एक्स्ट्रा वाईफाई यूज किया उस मंथ का पैसा उनको देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 70 बोलता है, ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया बेटा तेरे और उसमें पहले से कोई बात थोड़ी हुआ था, नहीं ना, मगर वो एक ऑटोमेटिकली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर। सेक्शन 71 बेटा ऑलरेडी हमको पता है, अगर तुम किसी का गुड्स खोजता है बेटा, किसी का गुड्स खोजता है तो तेरा जिम्मेदारी है बेटा, तेरा जिम्मेदारी उस गुड्स का ध्यान रखना एज इफ तुम ओनर है, यस और नो। अगर तुम गुड्स किसी और को बेच देता है तो ये गलत है, तो तेरे को उस समय एक बेली के जैसा, बेली मतलब कौन होता है बेटा, बेलर और बेली अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे बेटा। बेलर और बेली कौन होता है, बेलर वो पर्सन है जो, फॉर सपोज मैंने आपको बोला 4 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं बेटा, मेरा स्कूटी का ध्यान रखना, मैं बेलर हूं तू बेली है, तेरे को स्कूटी का एकदम ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि वो स्कूटी तेरा ही है। तो ओनर मैं हूं, तुम खाली बेली है, तो जिसका स्कूटी बेटा वो बेलर और जिसको दिया गया वो बेली है, राइट। तो अगर आपको किसी का लॉस्ट गुड्स मिलता है तो आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जब तक उसका ओनर नहीं मिल जाए बेटा तब तक आप उसको किसी को बेचोगे नहीं, उसका अच्छे से ध्यान रखोगे। हाँ, अब गुड्स अगर बेटा पेरिशेबल है, तेरे दुकान में कोई कस्टमर आया आम छोड़ के चला गया, तू देख रहा 4 दिन 5 दिन आम सड़ने लगा, तब खा ले अलग बात है, तब आम खा लो अलग बात है। बट अगर अगर वो कुछ ड्यूरेबल है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कुछ और चीजें हैं बेटा, किसी का बैग छूट गया, तो उस केस में बेटा, उस केस में तेरे को, उस केस में कितनी नॉइज हो रही है, तो उस केस में बेटा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मान लो आपको मेरा कोई सामान मिल रहा है तो आपको कोशिश करना होगा कि आप मुझे खोजो, जिसको मिल रहा है ही शुड ट्राई टू फाइंड द रियल ओनर, और उसको गुड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि गुड्स उसी का हो, राइट। एंड नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, वो गुड्स को तुम किसी और के लिए अलग नहीं कर सकता है जब तक ओनर नहीं मिल जाता तब तक, यस और नो। और टू रिस्टोर द गुड इफ द ओनर इज फाउंड, जब ओनर मिल गया तो बेटा गुड्स को लौटा दो, राइट। सेक्शन 68, 69, 70, 71 और 72 लास्ट बेटा, डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोर्शन। सुन ले, अगर मान लो मेरे घर में कोई कोरियर वाला आता है, कोई फ्लिपकार्ट वाला आ गया और गलती से मेरे घर में डिलीवरी दे दिया, लेकिन डिलीवरी मिलना चाहिए था मेरे नेबर को, तो अब अगर मान लो डिलीवरी मैंने ले लिया, गलती से ले लिया, चलो मेरे को लगा मेरे घर में कोई आदमी का होगा, मेरा भाई बहन का, वो लोग था नहीं घर पे, मैंने ले लिया, तो अब मेरा जिम्मेदारी बनता है बेटा जो डिलीवरी मिस्टेक से हुआ उसको वापस से लौटा देना जिसका ओनर था। या मान लो मैंने किसी को डरा के धमका के क्वेश्चन अप्लाई करके अगर किसी को पैसा लिया तो उस पैसे को वापस रिटर्न कर देना, या कुछ सामान लिया बेटा तो वापस रिटर्न कर देना। तो अगर कोई मिस्टेक से डिलीवरी होता है उस सामान को भी लौटाओ, अगर तेरे पे कोई क्वेश्चन अप्लाई हुआ या तुम किसी पे क्वेश्चन अप्लाई करके सामान या गुड्स लिया उसको वापस रिटर्न कर देना। तो देखो बेटा कितना आसानी से हम लोग ने इस चैप्टर को बेटा आसानी से बेटा खत्म कर लिया इन जस्ट एंड जस्ट बेटा 37 मिनट्स। आप लोग इसका जितना इंस्टीट्यूट का मैंने सब कवर कर दिया, आप अगर इतना ही कर लोगे बेटा मोर देन इनफ है, ठीक है। तो विद दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस चैप्टर को ज्यादा माथा मत लगाना, जितना है उतना कर लेना, इससे एक क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं आने वाला है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।